Hello everyone, so I hope you're doing well, and in this video I will talk and discuss about the Vision IS monthly magazine. ये रहेगा हम लोग का जून का, and in this video we will discuss basically in a brief, and after that जब जब जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग का समय नज़दीक आएगा for prelims, then I will make a video on दिस करंट अफेयर्स। एंड मैंने बार बार ये रिपीट करता है बोलता है हूँ कि सबसे पहले ना बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, बिकॉज इट विल बिल्ड एंड इट फोर्स यू टू थिंक इन डिफरेंट एंड डाइवर्स मैनर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि जब अलग अलग टाइप का एडिटोरियल डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है, बेसिकली न्यूज़ में होता क्या है कि जनरली हो क्या रहा है अभी। ठीक है, और इस चीज़ को आप हम लोग का ये डिमांड करता है, सिविल सर्विस लाइक एग्ज़ाम ये डिमांड करता है कि जो करेंट में चल रहा है, जो सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं सिविलियंस के साथ कंट्री में अलग अलग फील्ड में, ठीक है, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करना है, बेसिकली वी हैव टू डील विद दैट थिंग। तो इस कारण से जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आप अपडेटेड रहते हो, एंड योर जो माइंड रहता है ना, योर माइंड शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, सो इट विल फाइनली बेनिफिट एंड हेल्प यू टू think in diverse way, and this make you creative in answer writing or something, basically in different direction, it will directly or indirectly help you। ठीक है, तो न्यूज़पेपर फॉलो करो, एंड ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था बिफोर स्टार्टिंग दिस मंथली मैगजीन। एंड ये है आपका जून का, जून 2024 का, एंड सडनली विल कम विद द जून जुलाई। ठीक है, एंड लाइक दैट। तो आप इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, यू कैन सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दो, एंड फिर मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो में। तो चलो ठीक है, चलते हैं, हम लोग शिफ्ट करते हैं अपना। आज हम लोग क्या देखेंगे, देखो बेसिकली मैं इस एक वीडियो में एक पूरा होल सेक्शन कवर करने का कोशिश करूँगा। लाइक अगर मैं अभी स्टार्ट किया हूँ तो जियोग्राफी अगर करना है तो पूरे जियोग्राफी कर लूँगा। ठीक है, एंड लाइक दैट से इंटरनेशनल रिलेशन करना तो पहले उसको कर लूँगा। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट विथ, सो सी in this video we will discuss from environment section, and हम लोग सारा इसका इन्वायरमेंट का कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आप कंटेंट देख सकते हो, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंडियन हिमालयन रीजन ये हमेशा से होता ही रहता है, और जब मानसून आता है तो उस समय, और जब इन लार्ज अमाउंट ऑफ लैंडस्लाइड एंड ऑल देखने को मिलता है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड, इस तरह से यूसीजी। ठीक है, यूजीसी तो हम लोग सुने थे, यूसीजी एंड यूसीसी भी, अब यूसीजी पढ़ना। ठीक है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। नाउ सी ऑफशोर विंड एनर्जी, एंड इसी तरह से कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, लाइक रामसार साइट्स। ठीक है, बोन क्लाइमेट एंड कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि इन्वायरमेंट सेक्शन से ऐसे एक बोल सकते हैं कि शॉकिंग कभी कभी करेंट अफेयर्स आ जाता है, करेंट अफेयर से रिलेट करके आ जाता है इन्वायरमेंट सेक्शन में, कि किसी को पता नहीं रहता। और वैसे भी जब इसका जब आईएफएस का इसमें इंक्लूडेड है तो इस कारण से थोड़ा सा टफेस्ट साइड में ये इसको रखा जाता है। सो यू कैन रिलेट विद दैट। तो चलो हम लोग देखते हैं कुछ इसको डिटेल में। सो नाउ स्टार्ट। सी दिस इज़ इन्वायरमेंट सेक्शन, एंड इसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड क्लाइमेट चेंज। अभी अभी रिसेंटली क्या है कि बहुत सारे जब मानसून आता है, और वैसे भी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज होते हैं, आइसलैंड आइसलैंड कंट्री होते हैं, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बेसिकली जो स्मॉल आइलैंड कंट्री होते हैं, डेवलपिंग स्टेट्स जो आते हैं, उनको ज़्यादा मोस्ट एक डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है ड्यू टू इंक्रीजिंग सी लेवल, बेसिकली ही है। तो जो पनामा है ये सबसे फर्स्ट नेशन हो जाता है जो कि अपने ये क्लाइमेट इम्पैक्ट के कारण जो सी लेवल राइज कर रहा था, उसको उसके लेकर के जो वहाँ के सिविलियंस थे उनको इवेक्यूएट करता है। ठीक है, तो इस कारण से जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखने कि पनामा जो है ये पहला ऐसे फर्स्ट नेशन बनता है जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर आता है, और इन्होंने जो है कम्युनिटी को यहाँ से इवेक्यूएट किया है। बेसिकली दिस वॉज द न्यूज़ बिहाइंड इट, एंड इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। तो आपको पता है कि ये आपके नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एंड ये साउथ अमेरिका, इसके बीच में ये जो पनामा कैनाल बनता है, तो यहाँ पे है ये एरिया। आप देख सकते हो, ये पूछेगा कुछ इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो ये जैसे यूपीएससी का नेचर है, तो सो यू कैन सी इट। तो कोस्टारिका ये यहाँ पे देखने को मिलता है, पनामा सिटी है, पनामा है, तो इस तरह से, एंड ऑल ये बाकी आप ये देख सकते हो। ठीक है, वेनेजुएला है, और वैसे भी आपको पता है कि साउथ अमेरिका किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यू टू अमेजन बेसिन्स एंड ऑल। तो ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लो, ये 300 इंडिजिनस जो ग्यूना फैमिलीज थे, ये भी थोड़ा सा रखना है। तो उनको रिलोकेट किया गया है जब जो ये
आप यहाँ पे देखोगे जैसे आइसलैंड के जो ये कंट्री स्टेट हैं, तो यहाँ से इनको रिलोकेट करके ये पनामा का मेन लैंड में लाया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड इसी में बहुत सारे ऐसे जो सीट्स हैं, बेसिकली स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड दी फेसिंग एक्सटेंशियल थ्रेट। तो इस कारण से जो है ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स अभी भी हैं जो कि जो सी लेवल राइज कर रहा है, उसके कारण से इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बट पनामा जो है ये पहला कंट्री स्टेट बन जाता है जो कि ऐसा स्टेप्स लिया है, ठीक है। सो नाउ मूव टू अदर। नाउ सी दिस ऑल आर फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली ये जो भी अगर प्रीलिम्स पॉइंट से देखें तो ये इंपॉर्टेंट था कि पनामा पनामा जो है ये रीजन का हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है। प्लस में ये जो हाँ ये भी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जो गार्दी गार्दी सुडब है, गार्दी सकडब आइसलैंड, ये थोड़ा सा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो है ये पनामा कैनाल पे है, ये थोड़ा सा रीजन को ध्यान रखना है। एंड बस यही है इसमें। बाकी तो हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, सी डी आर आई बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में ऐसा पूछा जाता है। तो सी डी आर आई जो है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एक इनका कोलिशन है जो कि डेवलपिंग जो ऐसे स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प किया जाता है बाई फंडिंग, ठीक है। तो सी डी आर आई ने जो अनाउंस किया था 8 मिलियंस फंडिंग, और ये जो आता है आइरिस प्रोग्राम के अंदर। और बेसिकली आइरिस प्रोग्राम ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेट्स। तो ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पे वल्नरेबल आइसलैंड कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, तो उनको किस तरह से एक सेफ जोन में लाना है, उनको किस तरह से फंडिंग प्रोवाइड करना है। सो दिस ऑल कम्स अंडर दी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट्स वाई सीडीआरआई जो है इन्होंने अनाउंस किया 8 मिलियन फंडिंग। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये भी कब अनाउंस किया, तो ये यूनाइटेड नेशन का जो 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था ऑन सीट्स, तो इस बीच में ये किया, और एंटीगुआ में जो था ये, इस कारण से थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो कि 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है सीडीआरआई ने अनाउंस किया। नाउ सी आइरिस जो आइरिस प्रोग्राम है, ये जो है 2024 यूएन सीट्स पार्टनरशिप अवार्ड इसको मिला है आइरिस प्रोग्राम को। तो ये भी ध्यान रख सकते हो, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट। नाउ आइरिस प्रोग्राम, ये इसमें मेंबर जो देखने को मिलते हैं, तो सीडीआरआई का मेंबर देखने को मिलेगा जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सीडीआरआई में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइरिस प्रोग्राम के अंदर ये कौन कौन से मेंबर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडिया मेंबर है कि नहीं, तो हाँ है। और जहाँ भी मोस्टली अगर देखा जाता है कि अगर इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन का लेकर के बात आता है, ठीक है, और यूएन का रिप्रेजेंटेशन है, देन यू विल सी कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहता है, सो वी कांट डिनाई। तो इंडिया यहाँ पे है, यूनाइटेड नेशंस जो है, सॉरी यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे देखना है, यूरोपियन यूनियन है, तो एंड इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स है। नाउ जो है ये COP26 लॉन्च किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड लीडरशिप समिट, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नाउ सी इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंडिंग है, IRF 2022 फंड, इसमें इतना मिलियन फंड ट्रस्ट फंड में सपोर्ट किया गया। बस बेसिकली इसमें ज़्यादा हम लोग को ध्यान नहीं रखना है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो। बेसिकली मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा कि कैसे हम लोग को अभी से ही प्रीलिम्स के ओरिएंटेड कैसे देखना है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इस तरह से डेवलप करना हम लोग को माइंड सेट, ठीक ठीक है। एंड UNDR ये थोड़ा सा देख लेना है कि ये इस्टेब्लिश किया गया विद द सपोर्ट ऑफ UNDP एंड UNDRR। जो IRF है ये इसके सपोर्ट से बनाया गया है, ठीक है। एंड इस पे ज़्यादातर फोकस है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, बेसिकली जो वल्नरेबल कंट्रीज ये आते हैं जिनको के पास फंड का कमी रहता है, जो अपना खुद को एक सेफ जोन में नहीं ला पाते हैं एंड वल्नरेबल सेक्शन पोजीशन पे ही रहते हैं, तो उनको किस तरह से ये फंडिंग किया जाता है। यूएन ने आगे आकर के अपने अपने बहुत सारे ऐसे एजेंसी से, बहुत अपने विंग से उसको हेल्प करते हैं ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि CDRI जो है ये लॉन्च किया गया बाय इंडियन PM, ठीक है। और ये लॉन्च कब किया गया था, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि CDRI जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि हम लोग का जो इंडियन PM जो थे वही यहाँ पे इनिशिएट किए हैं। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो सेक्रेटेरिएट है ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि जो भी ऐसे डेवलपिंग नेशंस हैं और जो वल्नरेबल पोजीशन पे आते हैं, तो उनको एक रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड जो भी ऐसे डिजास्टर रिस्क रहता है उसको कम करना, और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लो स्मॉल आइसलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स, इसके बारे में, ठीक है। वीडियो में भी क्वाइट लॉन्ग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग एक मेंस और प्री दोनों लेकर के चल रहे हैं, सो देयर शुड नो बी एनी इशू, ठीक है। एंड सिट्स जो है, सिट्स आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड्स कंट्रीज एंड द टेरिटरीज। इसमें बहुत सारे ऐसे, मैंने बार बार इस चीज़ पे नाम से इसका पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल एंड वी कैन से कि डेवलपिंग स्टेट्स हैं जो कि ऐसे उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और ये वल्नरेबल कंडीशंस पे आते हैं, तो इनको ये प्रोवाइड किया जाता है।
और नॉट ऑल सीट्स आर आइसलैंड, ठीक है। जो भी ऐसे वल्नरेबल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, सारे के सारे आइसलैंड नहीं है, बट दे बिलोंग टू दैट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड एक्सिट्स ये इतना ज़्यादा कुछ अच्छा खासा नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा माइंड में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो कि पहले कौन कौन थे ऐसे सीट्स के अंदर में। तो इनको फिर जब इम्प्रूवमेंट मिला, जब थोड़ा सा फंडिंग मिला, तो इसके बाद इनका थोड़ा सा जो सिचुएशन था, कंडीशन था, वो इम्प्रूव हुआ। तो इस कारण से ये भी थोड़ा सा रखना माइंड में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉमन कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ सीट्स, ठीक है। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि रिमोटनेसनेस, ठीक है, ये मेकिंग जो एक्सेस टू देम डिफिकल्ट, ऐसा सिचुएशन हो जाता है जिसके कारण इनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होता है, थोड़ा सा साइड में रहते हैं, इस पर कोई भी ऐसे नेशंस का ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, सो दैट दे बिकम वल्नरेबल एंड वल्नरेबल। सो इनको थोड़ा सा ये फंडिंग की ज़रूरत पड़ जाता है। एंड द स्मॉल पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम रहता है, तो इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बहुत कम रहता है। एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो बड़े बड़े कंट्रीज बिग लीडर्स हैं, वो इन पे फोकस नहीं करते हैं। एंड ये इनका जो सिचुएशन रहता है और भी डिटोरिएट होते चला जाता है। सो ये भी ध्यान रखना है। डिपेंडेंस ऑन ओशियन रिसोर्सेज, ये बेसिकली जो है ऐसे सिटीज जो स्टेट्स रहते हैं, कंट्रीज रहते हैं, वो ओशियन के ही ये बोल सकते हैं सी फूड पे और ज़्यादातर मैरीन रिसोर्सेज पे अपना जो भी डेली इकोनॉमिक और डे टू डे लाइफ के लिए है, ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। सो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब ये टोटली बोल सकते हैं कि इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है लिमिटेड रहता है, और जो रिसोर्स रहता है कंज्यूम करने के लिए भी इकोनॉमिक पर्पज से भी ये भी थोड़ा सा लिमिटेड है। और लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, दैट्स वाई बिकॉज दिस ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो फाइनेंशियल सिचुएशन विल बी लिमिटेड अल्टीमेटली, ठीक है। तो मोस्ट जो स्टेट्स हैं, वो उनके पास जो होता है कि बेसिकली फाइनली उनका फाइनेंस इतना अच्छा भी नहीं रहता है, सो दैट दे नीड अदर कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, दे रिलाई डायरेक्टली ऑन दैट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ से मुझे नहीं लगता है, मैंने यहाँ पे देखा ज़्यादा अच्छा खासा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बट किस तरह से सीट्स जो है ये अफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने पूरा देख लिया कि इनका ये वल्नरेबल सिचुएशन में आते हैं, दैट्स वाई इनका सिचुएशन फाइनली होता है। और इनका जो होता है कि जैसे देखो बात यहाँ पे ये है कि इनका बेसिकली ये दे आर नॉट डेवलप्ड इन नेचर, ठीक है। और जब डेवलप नहीं है तो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, इनका पार्टिसिपेशन इसमें ये भी कम है। और जब पार्टिसिपेशन भी कम है, फिर भी ये जो है ये वल्नरेबल सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि जो भी ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके थ्रू जो ऐसे ग्रीन हाउस गैस इमिट किए जा रहे हैं, और उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। एंड फाइनली जो आइस है वो मेल्ट करके सी लेवल राइज कर रहा है। एंड जो कंसिक्वेंसेस होता है इनका, जो कंसिक्वेंसेस होता है ये फेस कर रहे हैं स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो ये यहाँ पे है, और एक्सट्रीम सिचुएशन में और सी लेवल राइज करने के कारण, ओशियन एसिडिफिकेशन के कारण, जब देखो बात यहाँ पे ये है कि ओशियन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है डेवलप्ड स्टेट्स के कारण, ठीक है। और कोई भी क्लाइमेटिक सिचुएशन भी हो सकता है, बट फाइनली इनका जो क्या है कि इकोनॉमी ही पूरे इस पे डिपेंड कर रहा है, ओशियन पे। और जब पूरे इकोनॉमी ओशियन पे डिपेंड कर रहा है और एसिडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो फाइनली ये करेंगे क्या, और इस कारण से इनका जो कंडीशन है और भी वल्नरेबल सिचुएशन में चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हो। इनका हेल्थ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कम है इनका, ठीक है। क्लाइमेट इनजस्टिस देखने को मिलता है, बिकॉज जो इनका एक बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन जो है ग्लोबल इमिशंस में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में, तो इनका कम है, बट दे फेस द मोस्ट एक वल्नरेबल पोजीशन इन कंपेरिजन टू मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पे भी इनका स्ट्रेस देखने को मिलता है ड्यू टू हीट स्ट्रेस, ठीक है। और सॉइल मॉइस्चर, ये भूपेरेशन, ये सारा चीज़ जो है ये समझ सकते हो। बेसिकली ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि किस तरह से इनका सिचुएशन को इन्हांस किया जा सकता है बाई एडेप्टिंग कैपेसिटीज लाइक इंटीग्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी। कुछ ऐसे रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज हैं जिसको कि आप एडेप्ट करके इनका जो है कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी है, और बेसिकली इसमें डेवलप्ड स्टेट जो हैं ये इनको फंडिंग करे तो इनके लिए और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे बोलना है। नाउ सी, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ यहाँ पे एक देख लो ग्लोबल मेजर्स। तो ग्लोबल मेजर्स में ये है कि द अलायंस ऑफ स्मॉल आइसलैंड स्टेट्स, बहुत सारे ऐसे अलायंस बनते आते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इसका इंटीग्रल रोल जो है कि किस तरह से अपना स्मॉल आइसलैंड स्टेट जो है उनको हेल्प करना है, ठीक है। और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी को इस पर इन्फ्लुएंस करके, ताकि उनके जो वल्नरेबल सिचुएशन है उनको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सके। तो इसमें इसका रोल है, ठीक है, AOSISS, ठीक है। बाकी ये समझ लेना। कभी कभी पूछ देता है कि क्या ये NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और समथिंग, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
बाकी जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन स्मॉल आइसलैंड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस समय पे हुआ था, ठीक है। बारबोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी इसको बोला जाता है। तो बेसिकली जो ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ऑफसेट्स जो स्टेट्स थे, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है, तो इस चीज़ में इनको एक सेफ जोन प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया था इसके लिए, ठीक है। अब देखो यूएनडीपी इनिशिएटिव्स, यूएनडीपी इनिशिएटिव्स में क्लाइमेट प्रोमिसेस इनिशिएटिव्स, इसमें जो होता है कि बेसिकली इनको किस तरह से नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में इन्हांस करना है, तो इस तरह से सीट्स को हेल्प किया जाता है, ठीक। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है। एंड फिर है स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एक्सेलरेट मोडलिटीज़ ऑफ एक्शंस, ठीक है। समोआ पाथवे, समोआ पाथवे क्या होता है कि इसका बेसिकली एम ये है कि यूनिक चैलेंज जो फेस किया जा रहा है सिट्स के द्वारा, सिट्स स्टेट के थ्रू, तो उसको किस तरह से डेवलप्ड वे में एंड उसको सपोर्ट करके उसको डेवलपमेंट पोजीशन पे लाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका एक पाथवे है, इनका एक इनिशिएटिव है, इनका एक एम है, गोल है, ठीक है। नाउ सी 2023 यूएन रिजोल्यूशन, ये है क्लाइमेट जस्टिस को लेकर के। तो ये इनका बेसिकली एम ये है कि इनको लीगल ओपिनियन जो है ये सिक्योर करना है, ठीक है, फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो होता है ना कि ये इनके पास फंडिंग कम है, इनका अप्रोच कम है, तो किस तरह से इनका जस्टिस भी इनजस्टिस होता है इनको हर एक फील्ड में, लाइक क्लाइमेट इनजस्टिस, इकोनॉमिक इनजस्टिस, तो वेरियस टाइप के इनजस्टिस हैं। तो इसको किस तरह से एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ले करके अपना इनका एक लीगल ओपिनियन बिल्ड करना है, तो यहाँ पे भी ये देखा जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, ये एडवाइजरी ओपिनियन है जो कि कंसर्न करता है अदर स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस और पार्टीज़ का, ठीक है। और ये जो यूएन क्लॉज है, बेसिकली आपको पता है कि किस तरह से इनका रोल है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, तो बाकी ये समझ सकते हो। नाउ सेकेंड, इंडियन हिमालयन रीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। सीधे सीधे जब आप पढ़ोगे जियोग्राफी का देखोगे सेक्शन से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस तरह से मेंशन किया गया है मेंस में, और वहाँ से बहुत सारे हमेशा से पूछा जाता है, या आप इसको ले सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के वहाँ से भी पूछा जाता है कि किस तरह से जो वेस्टर्न घाट है या फिर हिमालय, दोनों में कंपेरिजन करने के लिए कि विच इज़ मोर वल्नरेबल टू स्लाइड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड लेकर के, ठीक है। तो वहाँ से ये समझ सकते हो। नाउ वी सी, नाउ ये है इंडियन हिमालय रीजन। ये बेसिकली ये न्यूज़ में ये था क्योंकि ये अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, क्योंकि वी ऑल हैव राइट टू फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके कारण हम लोग को एक फ्री राइट भी है कि राइट टू फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, तो उसको लेकर के एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है। और बहुत सारे ऐसे रिसेंट केसेस देखने को मिला, ठीक है, लाइक एम के रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस 2024। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये राइट टू फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ठीक है। तो इसमें ये बताया गया, और इसी को लेकर के इंडियन हिमालय रीजन में किस तरह से डेवलपमेंट को एक मॉडल वे में, बिकॉज अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के डेवलपमेंट चल रहा है इन वेरियस और डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, तो जिस कारण से बहुत सारे अभी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं नॉर्थ साइड में, ठीक है, तो नॉर्थ रीजन में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लाइक हिमालय रीजन में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लैंडस्लाइड होते हैं डेवलपमेंट के कारण, तो और तो इस कारण से जो है ये इम्पैक्ट बहुत सारे शो होता है। तो उस चीज़ को कैसे इम्पैक्ट इफेक्ट कम करना है, तो ये रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड अगेन लाइक अशोक कुमार राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस 2023, इसमें भी ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था ऐसा कि पिटिशनर बनने को, एंड दे सजेस्ट कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए इसको लेकर के, ठीक है। तो ये फिर ये इसी चीज़ पे था, ये बार बार रिवॉल्व कर रहा था। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल 14 एंड 21 के अंदर आता है, राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नाउ सी अगेन स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस मोहम्मद अब्दुल कासिम केस, ठीक है। तो ये इस चीज़ में भी ये बताया गया है। एंड बस रिसेंटली वही है कि नेचर में किस तरह से हमारा तो ठीक है रोल बहुत कम है, और आप डेवलपमेंट को लेकर के जितना इम्पैक्ट ला रहे हो, जितना इफेक्ट हम लोग को शो हो रहा है, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना है। एंड नाउ ये थोड़ा सा है, इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपको पता है कि ये यंग फुल माउंटेन, ये बेसिकली जब पढ़ते हो जियोग्राफी तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और ये हमेशा से ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एंड इस कारण से ये बहुत सारे ऐसे कोलिजन देखने को मिलता है, और ये बेसिकली जब कोलिजन हुआ था यूरेशिया और इंडियन प्लेट में, तो ये फॉर्मेशन हुआ था 50 मिलियन ईयर्स को। तो ये सारा चीज़ तो ये कॉमन सा चीज़ है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हो जाता है। यहाँ पे देख लो, ये सारा पार्ट देख लेना, और किस तरह से ये रिवर यहाँ से होता है। जब स्टैटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ से पता चल जाएगा, और अच्छे से कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा भी गया है पहले भी। और ये भी है माउंटेन का रेंज देख लेना अच्छे से, कौन सा किधर पड़ता है लोकेशन में। अब देखो इंपोर्टेंस ऑफ ISR, ठीक है।
तो इंडियन हिमालयन रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये ड्रेनेज एंड वाटर रिसोर्सेज, ये देखो जितने भी मोस्ट ऑफ द जो रिवर होता है इंडिया में वो पेरेनियल होता है, ठीक है। एंड पेरेनियल ड्यू टू जो हिमालयन रीजन से जो निकलता है, ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर से वाटर, इस कारण से ये देखने को मिलता है यहाँ पे। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, नहीं तो जितने भी प्लेट्यू वाले रीजन होते हैं वो उसी तरह से रहता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, इकोसिस्टम सर्विसेज अच्छा प्रोवाइड करता है, रेगुलेट द क्लाइमेट, ठीक है। देखो बेसिकली ना ये जो भी लिखा है ना, इनका थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, बाकी जो अपना जो माइंडसेट बिल्ड करोगे फॉर मेंस प्रिपरेशन और फॉर मेंस आंसर राइटिंग, देन इट विल डायरेक्टली हेल्प यू। ये जो की पॉइंट है ना, ये हेल्प करेगा। ड्रेनेज वाटर रिसोर्सेज, इकोसिस्टम सर्विस, रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड द टूरिज्म। टूरिज्म बेसिकली इको टूरिज्म को अभी जिस तरह से गवर्नमेंट इसको प्रमोट करी है, तो ये किस तरह से फाइनली, ठीक है, ये इकोनॉमिक में तो इनका रोल है, एक एक अच्छा पार्टिसिपेशन है, ठीक है। बट जो किस तरह से इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ये भी थोड़ा सा एक रिकॉग्नाइज करने की बात है, ठीक है। टूरिज्म में एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है, और रिलीजियस टूरिज्म। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे टूरिज्म के कारण बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट हो गए या फिर हिमालयन वाले रीजन है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जिसके कारण इम्पैक्ट फाइनली पड़ता है। बट गवर्नमेंट वांट टू एक इनिशिएट और वांट टू प्रमोट विलेज टूरिज्म, ठीक है, कि आप विलेज में, गांव में देखने जाओ, बहुत सारे अपना गांव, ठीक है, अपने स्टेट्स का, और वहाँ पे देखो किस तरह से क्या चेंज हो रहा है। और इसके कारण जो विलेज टूरिज्म है, ये फाइनली इट हेल्प विलेज पीपल, ठीक है, टू बूस्ट देयर इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है। तो ये भी यहाँ से होता है, तो ये इनको फायदा करेगा। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है, तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी जो जिस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो कि टेहरी डैम पे देखने को मिल रहा है, माइनिंग और ब्लास्टिंग के कारण माउंटेन में जो जैसे अभी चार धाम प्रोजेक्ट को देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली वहाँ से ना बहुत सारे ऐसे एक टेरन रीजन है जो कि उनको माइनिंग और ब्लास्टिंग के कारण वहाँ पे हटाना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपना पाथ बनाना पड़ेगा। तो इन दिस सिचुएशन जो होता है वहाँ का लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, बहुत सारे जो बेसिकली वहाँ पे इसी कारण से जो है ना ये। और हाँ, तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, फिर डिफोरेस्टेशन और एग्रीकल्चर जो है वहाँ का, एग्रीकल्चर भी तो शिफ्ट हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट एग्रीकल्चर भी तो करना है अपना फूड सिक्योरिटी के लिए, तो डिफरेंसेस हो रहा है। ये सारा फाइनली जो होता है ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक एग्जांपल है, और इस कारण से जो होता है ये IHR जो है रीजन, ये फाइनली वल्नरेबल सिचुएशन पे जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ सी राइजिंग टूरिज्म जो जिस तरह से तेज़ी से राइज कर रहा है, तो लोग वहाँ पे अपना पोल्यूशन कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे अपने रिसोर्सेज जो ले करके जाते हैं खाने पीने का, उसको छोड़ देते हैं, तो किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीति आयोग देखो, जैसे एक चीज़ ये कोड कर सकते हो, लाइक एज पर नीति आयोग जो टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है 10%, अभी जो मैंने बताया था कि किस तरह से इसका डोमेस्टिक जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस रीजन में इसका 10% का कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है टूरिज्म, तो ये भी बढ़ाना भी है, बट थोड़ा सा एक कंट्रोल वे में, लाइक क्लाइमेट पे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसरो जो है, इसरो सैटेलाइट जो है इमेजनरी, जो कि रिवील करता है ग्लेशियर अक्रॉस इंडियन हिमालयन रीजन, कि किस तरह से ये तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं और अलार्मिंग रेट से मेल्ट कर रहा है। एंड फाइनली जो है ये लीड करेगा कि ग्लेशियर का, एक ग्लेशियर भी तो ख़त्म होगा, एंड जो कोस्टल रीजन का जो स्टेट्स हैं, जो कंट्री हैं, वो सारे चीज़ इनको वल्नरेबल सिचुएशन पे ले जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा देखना है। अब ये देख लेना स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट IHR किस तरह से है, बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है ना। वो वे फॉरवर्ड में आप देख लो, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नाउ सी ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो है ये, मैं यहाँ पे ना प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा समझ लो कि किस वे में हम लोग को पूछा जा सकता है यहाँ पे। अब ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये नीति आयोग जो है ये प्रिपेयर किया है ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली क्या है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जब नहीं होता है, तो फाइनली जो एक होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्रीन हाउस गैस में लेकर के, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था, ठीक है, ग्रेट निकोबार में, तो वहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया। बेसिकली यहाँ पे लोगों का राय लिया जाता है कि क्या आप चाह रहे हैं यहाँ पे बनना, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में कितना इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे जो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में इंक्लूड किया जाता है। नाउ सी ये जो है ये पार्ट प्रोपोज किया गया होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा, और इसमें इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और कुछ निगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव बेसिकली जब ये यहाँ पे एयरपोर्ट और ये सारा एंड ऑल बन रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि इकोनॉमी वहाँ का तो बूस्ट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ठीक है, लैंड वैल्यू वहाँ का इंक्रीज होगा, और जिसके कारण लोग और वहाँ पे लैंड बाई करेंगे, एंड फाइनली
डेवलपमेंट होगा एंड इट विल बूस्ट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दैट एरिया। एंड नाउ सी निगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे ये है कि जो प्रोडक्टिव लैंड है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए वो लॉस होगा बेसिकली यहाँ पे। जब इतने सारे डेवलपमेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, ठीक है। और ठीक है, एंड नाउ सी आउटसाइड पॉपुलेशन जो है ये, हाँ ये तो ठीक है, और लॉस ऑफ प्राइवेसी और आउटसाइड पॉपुलेशन का जो यहाँ पे इन्फ्लक्स होगा, ठीक है, जब ये होगा तो वहाँ का जो ट्राइबल रीजन है, ट्राइबल का उनका एक कल्चर है, वो भी थोड़ा सा एक होता है कि वल्नरेबल सिचुएशन में डिस्ट्रॉय पोजीशन पे जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ अबाउट निकोबार आइलैंड, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सारा चीज़ तो बेसिक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरह से यहाँ पे ये है, पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा, ये सैडल पीक यहाँ पे है नॉर्थ में, ठीक है, और ये बीच में आपका 11 डिग्री नॉर्थ है, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निकोबार आइलैंड है, ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल अंडमान, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। नाउ बहुत सारे यहाँ पे फ्लोरा फाना ये देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा कुछ अच्छा खासा नहीं है। यहाँ देख लो फ्लोरा में और फाना में, इकोलॉजिकल लैंडस्केप में देख लो, तो यहाँ पे ये आएगा आपका निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आएगा, कैम्बे नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्लेथिया नेशनल पार्क, तो ये सारा चीज़ यहाँ से हो जाता है। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये देखो वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इंक्लूड किया गया। और ये देखो ये मैन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 2013 में यूनेस्को में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। नाउ सी सोशल सोशियो इकोनॉमिक करेक्टर, ये जैसे इंपोर्टेंस ऑफ ट्राइब्स मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे, हाँ ये भी थोड़ा सा कभी कभी पूछ देता है कि ये जो ट्राइबल हैं ये किस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ जो ये मोंगलोइड है, मोंगलोइड फॉर्म में ये सोम्पेन और निकोबारीज आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ यहाँ से ध्यान रखा। बाकी बस ये एस्थेटिक्स है, बाकी यहाँ तो कुछ अच्छा खासा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहा है। नाउ नीड फॉर द प्रोजेक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट, नीड क्यों है, क्योंकि ये ज़रूरत है, ठीक है, स्ट्रेटजिक लोकेशन अच्छा खासा इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पे, और इंदिरा पॉइंट जो है वहाँ से इतना किलोमीटर, ठीक है, ये इंटरनेशनल सी रूट है, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि ग्रीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, ये जो है ये अंडमान एंड निकोबार के जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है, इसको किस तरह से फिर उसको आपको एक बिल्ड करना है यहाँ पे, तो इसके अंदर में आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट, बहुत सारे इन्वायरमेंट कंसर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लॉस ऑफ टॉप सॉयल, बहुत सारी ये यही है इन्वायरमेंट ओवरऑल जो होता है, जो हम लोग अभी जनरली अपने देखते आ रहे हैं, तो इस तरह से फ्लोरा फाउना को वहाँ पे एक थ्रेट देखने को मिलेगा, हेल्थ जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं उनको होगा, तो ये सारा चीज़ होता है। वे फॉरवर्ड में चाहो तो लिख सकते हो मिटिगेशन मेजर्स अपने अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी तो इसमें अच्छा खासा कुछ नहीं है यहाँ से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सी UCG अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, किस तरह से अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन हो रहा है और इसका क्या बेनिफिट है, फाइनली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है ये लॉन्च किया है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये झारखंड में जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इस कारण से हाईलाइटेड। और हाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूँ, एक सेकेंड, कि ये जो जामताड़ा झारखंड का जो है ना, ठीक है, ये कोल गैसिफिकेशन इंडिया का पहला ऐसा है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा समझ लेना। तो इस कारण से ये थोड़ा सा न्यूज़ में हो जाता है, और जानना भी चाहिए कि किस तरह से ये साइंस से भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, जो हम लोग को साइंस टेक में पढ़ना है कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ये इमिट करता है तो क्या क्या होता है, इसका किस तरह से प्रोसेस है, तो ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो ये 2015 में देखा जाए तो ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ UCG अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये बेसिकली जो है ये अप्रूव किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड दी, ये जो पॉलिसी था ये कास्ता कोल ब्लॉक जो ये जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया सबसे पहले, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्या होता है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के अंदर क्या होता है, ये जो एनर्जी जो रहता है, ठीक है, ये एनर्जी मैन्युफैक्चर किया जाता है बेसिकली यहाँ से, और ये यूज कर सकते हैं अपना हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए और कमर्शियल पर्पज़ के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो नाउ सी ये जो है UCG जो है ये सिमिलर होता है लाइक जो हम लोग का सरफेस कोल गैसिफिकेशन गैस है उसके टाइप से देखने को मिलता है। इसमें मिक्सर बेसिकली यहाँ से पूछा जा सकता है कि UCG से कौन कौन से गैस इमिट होते हैं, और ये पूछा भी गया है। सो ये हम लोग थोड़ा सा ये हाईलाइटेड और इंपोर्टेंट टाइप से रख सकते हैं। तो यहाँ से मीथेन देखने को मिलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ठीक है। देखो इन सिटू एक्सिटू दोनों टाइप से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये जो UCG है ये इन सिटू कम्बिनेशन ऑफ कोल सीम है, ठीक है, टू प्रोड्यूस यूजेबल गैस। ये यूजेबल गैस जो है ये बेसिकली हम लोग अभी मैंने बताया कमर्शियल एंड फॉर ऑन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है, ठीक है, ये इनिशिएट किया गया बाय इंजेक्टिंग। ये कैसे होता है बेसिकली, तो ये स्टीम एंड एयर ऑक्सीजन को इंजेक्ट करते हैं हम अपने ग्राउंड में जहाँ पे ये फाइंड हो जाता है कि यहाँ पे है, देन उसको फिर इग्नाइट किया जाता है एंड ये इसका टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे रहता है 1000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब वहाँ पे वेपराइज होगा ऊपर उठेगा एंड उसको फिर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली दी हाउ टू कलेक्ट UCG, ठीक है।
अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, जो किस तरह से उसको गैस को इंक्लूड करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ यूसीजी, इसमें क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है, ठीक है। और हॉट गैस गैस फ्रॉम यूसीजी कैन बी यूज टू मेक स्टीम्स, ठीक है। तो स्टीम बेसिकली ना, ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस का हीट देते हैं, तो ताकि स्टीम बने, और स्टीम को फिर आफ्टर दैट वी कैन कलेक्ट इट, ठीक है। तो ये केमिकल फीड स्टॉक, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारा चीज़ यहाँ से देखने को मिला। बेनिफिट ऑफ यूसीजी ये क्या है, तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है अपना एनर्जी पर्पज़ के लिए। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करेगा, बस यही है। नाउ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इसका कर रहा है। तो नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन जो है ये अचीव, बेसिकली इसका एम ही है कि कोल गैसिफिकेशन को अचीव करना है, और 100 मेट्रिक टन जो है ये कोल का ये 2030 तक इसको ये करना है, ठीक है। नाउ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ताकि कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन को उसको प्रमोट किया जा सके अच्छे लेवल पे। और ये बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर हैं, इन दोनों को मिल रहा है, और इसके लिए जो है ये 8500 करोड़ का ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो है ये गवर्नमेंट प्रमोट करिए प्रोजेक्ट, जो कि कोल गैसिफिकेशन को जीवीए के थ्रू, और इसमें जो है सीआईएल और भेल का एक इन्वॉल्वमेंट है, और ताकि बेसिकली नहीं यहाँ पे ये अमोनिया नाइट्रेट प्लांट को सेटअप करें और उसके थ्रू एसएसजी को निकालें, ठीक है। तो बेसिकली ना, जब ये एसजीसी है, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन, तो ये अमोनिया नाइट्रेट प्लांट में यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इनका इन्वॉल्वमेंट देखना है सीआईएल एंड वेल का। अब देखो कंसर्न एसोसिएटेड विथ यूसीजी, कौन कौन से ऐसे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो ये इंड्यूस करता है सब्सिडेंस लाइक वॉइड क्रिएट करेगा, ठीक है, यूसीजी में कॉज एक सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जब हम लोग वहाँ से एक चीज़ अपने अंडरग्राउंड से निकाल रहे हैं, तो फाइनली एक वल्नरेबल सिचुएशन पे ले जाएगा, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा, ठीक है। एंड जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है अभी भी कम है, जिसके कारण तो एक लार्ज अमाउंट में अभी नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। और ठीक है, नवसी बस यही है। और कंक्लूजन में भी और लिख सकते हो कि किस तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। अगेन ऑफशोर विंड एनर्जी, तो ऑफशोर विंड एनर्जी में ये देखना कि अभी अभी फिलहाल तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी, इसको प्रोजेक्ट के लिए ये कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो गया। ऑफशोर विंड एनर्जी हमेशा से पूछा जाता है, तो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसका नोडल मिनिस्ट्री है। एंड इसका एम क्या है कि बेसिकली 1 गीगावाट जो है ये ऑफशोर विंड एनर्जी को कलेक्ट करना है, ठीक है। ये 500 मेगावाट एनर्जी जो है, ठीक है, ये ईच ऑफशोर कोस्ट ऑफ यहाँ से दोनों गुजरात एंड तमिलनाडु से, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1 गीगावाट। तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि कहाँ पे इंस्टॉल करने का बात किया जा रहा है, तो गुजरात एंड तमिलनाडु पे, ठीक है, तमिलनाडु के कोस्ट पे। और यहाँ पे टू पोर्ट जो है इसको अपग्रेड करना है, ताकि लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट जो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में चाहिए उसको इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो उसके लिए तो एक बेसिक स्ट्रेटजी और एक वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस का देख लो, ये हेल्प करेगा, रियलाइज करेगा रियलाइजेशन में कि किस तरह से जो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है, और इसके अंदर टारगेट रखा गया है कि हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करना है, और किस तरह से हम लोग को इंडिया को एक लेवल पे लेकर के जाना है, तो उस चीज़ को टारगेट मीट करेगा। एंड ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ पावर, ठीक है, बेसिकली क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनर्जी हो जाएगा जो कि रिन्यूएबली हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉस्ट रहेगा अभी उसको थोड़ा सा कम करेगा। एनुअल रिडक्शन जो है ये बेसिकली ये इतना देखने को मिल रहा है मिलियन मेट्रिक टन CO2 का, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी टारगेट ही रखा है किस तरह से 25 ईयर तक का है, बट बेसिकली किस तरह से 2030 तक और 2070 तक, ठीक है, हम लोग को एक मीट करना है नन जीरो टारगेट को, तो उस चीज़ को यह फुलफिल करता है। अबाउट अवेबिलिटी गैप फंडिंग, ये अवेबिलिटी गैप फंडिंग में यहाँ पे देख लो कि ये सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाई रहता है, बट मार्जिनली ये जो होता है फाइनेंशियली अवेबिलिटी को फुलफिल करता है, ठीक है। तो यही है फिर भी, क्योंकि कुछ का एक बेनिफिट और कुछ का लॉस तो देखने को मिलता है, तो इसका ये कंसेप्ट यहाँ पे बोल रहा है। बस इतना ही है। एक ये देख लो डेटा बैंक में है विंड एनर्जी प्रोफाइल ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखने को मिला कि ये फोर्थ है विंड एनर्जी कैपेसिटी में। कभी कभी ऐसे शॉर्ट टर्म में पूछ लिया जाता है, सो कीप इन माइंड कि ये फोर्थ है विंड पावर कैपेसिटी में, और इतना वो 46.65 गीगावाट जो इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलता है। नाउ सी ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट यही बताया जा रहा है जो कि हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं। अब हाँ ये ठीक है, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, ये ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो बेसिकली है, जो विंड फॉर्म है ये बिल्ड होता है सेलो बॉडीज ऑफ वाटर में, जो कि
यूजुअली ओशियन में देखने को मिलता है, ओशियन के किनारे। और ये जो है ऑनशोर, ये ऑनशोर नाम से ही पता चल रहा है लैंड पे जो भी जैसे ऐसे रीजन जहाँ पे ज़्यादा एक तेज़ी से विंड का फ्लो देखने को मिलता है उस रीजन में, उस जगह पे इसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये है कि इसका प्रोज एंड प्रोज कौन दोनों देखते हैं। इसका प्रोज ये है कि ज़्यादा एनर्जी बिल्ड करता है, ठीक है, लाइक 1 मेगावाट मोर एनर्जी, ठीक है, ऑनशोर से ज़्यादा यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका इसका ये रीज़न रहता है कि जो ऑनशोर और ऑफशोर में कंपेरिजन देखा जाए तो ऑफशोर जो वाला जो रहता है इसका टरबाइन जो लार्ज रहता है, इस कारण से यहाँ पे ज़्यादा हीटर देखने को मिलता है। और इसमें इफिशियंसी का बात करते हैं तो इसका जो है ये स्ट्रॉन्गर रहता है, ठीक है। तो विंड क्योंकि ये जो सी अपने आप में एक वास्ट है और इधर जो एक एयर का फ्लो, जो विंड का फ्लो देखने को मिलता है ये ज़्यादा है, तो इस कारण से जो होता है यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा होता है और इफिशियंसी भी इसका तेज़ रहता है। लेस एक्सक्लूसिव रहता है क्योंकि यहाँ जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो है बहुत कम देखने को मिलता है और ये इस तरह से इम्पैक्ट नहीं पहुँचाता है, ठीक है। और इस तरह से इसमें देख लो कि कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये, इसका एक तो ये फ़ायदा है। और ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है लैंड यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। और लोअर ट्रांसमिशन लॉसेस इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ कुछ हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलता है। बट डिस्कम्फर्ट टू लोकल्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नॉइज पोल्यूशन बहुत तेज़ी से होता है तो लोकल के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड ये इफिशियंसी को रिड्यूस करता है, ठीक है। विंड स्पीड क्योंकि ये थोड़ा सा कम रहता है और ये डिपेंड करता है किस तरह से तेज़ी से हो रहा है क्या, वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लैंड अवेलेबिलिटी और लैंडस्केप के भी कमी के कारण ये थोड़ा सा अच्छा इसका बेनिफिट नहीं हो पाता है। लाइक दैट कौन सी इसमें अगर हम लोग बात करते हैं ऑफशोर में तो ये डिपेंडेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ये थोड़ा सा कम है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है ये यहाँ पे एक टीडीएस में देखने को मिलता है और टाइम टेकिंग है, तो इस कारण से ये भी है। और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है इस इधर, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ सकते हो। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देख लो, बाकी कुछ देखो या ना। ये नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी जो है ये 2015 में लाएगा। सीधे सीधे पूछा जाता है कि नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी कब लाएगा, तो 2015 में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड ये जो था ये सीवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 200 नॉटिकल माइल्स जो है ये बेस लाइन से ये इतना पे रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इसका इस पॉलिसी के अंदर ये था, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट देखें तो MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और बस इतना, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। लॉन्ग टर्म टारगेट जो है ये ऑफशोर विंड ये पावर कैपेसिटी जो एडिक्शन है, ठीक है, ये 2030 तक ऑफशोर से ये 30 GW के कलेक्ट करने का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। विंड सोलर और हाइब्रिड पॉलिसी बाकी इसमें है, ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। एंड सी ओशियन एनर्जी, ये इंडिया का एस्टिमेटेड है ये, जो कि 54 GW ओशियन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ वंस अगेन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये टेक्नोलॉजी है, जनरेट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को, जो कि इतना ये चीज़ है यहाँ से। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स, तो ये किस तरह से रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे न्यू रामसर साइट्स, ठीक है। तो न्यू अभी हमेशा से ऐड होता रहता है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नागी एंड अनाक्ती बर्ड सेंचुरी इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है, बहुत, जो कि बिहार में लोकेटेड है। ऐसे पूछ भी देगा नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। ये ऑनलाइनर में ध्यान रखना प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये रिकॉग्नाइज किया गया अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। और ये टोटल रामसर साइट्स जो है इंडिया में कि 82, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो बोथ सेंचुरीज है, ये मैनमेड रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना है कि नागी एंड नागती डैम जो है ये किस तरह का रिजर्व है, तो ये मैनमेड है। एंड इसका जो है ये ड्राई डिसिडस फॉरेस्ट सराउंड इसके है, तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये ड्राई डिसिडस रीजन में पड़ता है ये बिहार एंड झारखंड, तो इस कारण से ये, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बेसिकली मैनमेड है एंड ये बिहार में है, ठीक। ऑल दो जो नागी जो है ये गंगेटिक प्लेन में लाइज करता है। एंड इसका जो लैंडस्केप अगर हम लोग बात करते हैं तो इंस्टेंट ऑफ द ये जो मैंने डेक्कन प्लेटू की बात किया, ठीक है, डेक्कन प्लेटू झारखंड वाले रीजन, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा कम्बिनेशन इसको बीच में देखने को मिलता है। दे ऑल आर रिकग्नाइज एज ए इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, तो ये भी थोड़ा सा एक किसका है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी ठीक है, माइग्रेटिव बर्ड बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और रेसिडेंट बर्ड भी हैं, जैसे लाइक इंडियन रोबिन्स, ठीक है, एसिया क्रॉन्ड स्पैरो, ठीक है, एशियन कोयल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। रामसर कन्वेंशन का बात करते हैं तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी कन्वेंशन है, ठीक है, जो कि बेसिकली वेटलैंड को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाना है, उसको एक वाइज यूज़ कैसे करना है, तो ये इस चीज़ में इसमें बात उठा था। एंड देन ईरान में अगर हम बात करते हैं 1971 में, तो इस चीज़ को अडोप्ट किया गया एंड फाइनली 1975 में ये फोर्स में लाया गया। इंडिया जो है ये पार्टी बना था 1982 में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है रामसर साइट्स में। और सबसे पहले जो है मैक्सिमम ये भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम रामसर साइट्स जो है ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है और उसके बाद देन उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये लाइफ ऑफ जो वेटलैंड का अगर हम लोग बात करते हैं, लाइफ ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और रामसर लिस्ट, तो इसी का एक
लिस्ट है, ठीक है, सॉरी, अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और रामसार लिस्ट दोनों सेम ही है, इसी का नाम ये बोला जाता है। इस चीज़ में इसको इंक्लूड करके रखा जाता है कि कौन सा वनरेबल और किसको रिकॉग्नाइज करना है, किसको ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। रामसार लिस्ट ये बहुत सारे ये स्टैटिक पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना किस तरह से मॉन्टियल से रिकॉर्ड रखा गया है इस चीज़ में, इसी के अंदर में आता है, ये भी थोड़ा देख लो। देखो ये बहुत सारे जैसे इंडिया में है लोकटक हो गया, ठीक है, ये मणिपुर में देखने को मिलता है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, ये इस तरह से इसको इंड्यूस किया गया है मॉन्टियक्स रिकॉर्ड में। नाउ बोन क्लाइमेट चेंज, ये आपको पता है बोन क्लाइमेट बेसिकली ये जो माइग्रेटिंग बर्ड रहता है उससे भी रिलेटेड है बोन कन्वेंशन, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी देखो ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस जो बेसिकली एडप्शन इंडिकेटर्स और ये बनाया गया है, ठीक है, एंड तो ये बेसिकली पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर में आता है कि किस तरह से इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को और उसके बेटर फंक्शन के लिए किया जाना है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा था। एंड इसमें था ये न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल रखा गया, एंड इसमें ये प्रपोज किया गया था COP21 में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड 2009 पार्टी जो है ये UNFCCC ये डिसाइड करता है कि 1000 जो बिलियन जो है एनुअली बाय 2020 इसी समय से इसको किस तरह से फंड को मोबिलाइज करना, तो इस चीज़ में देखा गया है। एंड इधर कुछ ज़्यादा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लो 67th ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी ये काउंसिल मीटिंग ये हुआ, और इसमें बहुत सारे ऐसे जो GEF के ग्रुप फैमिली में आते हैं, ठीक है, ये फैमिली ऑफ फंड, तो इस तरह से इनको मोबिलाइज किया गया है। ये 736.4 मिलियन डॉलर का ये फंड मोबिलाइज किया गया, और ये बेसिकली इसमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना था लाइक ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और इस तरह से जो प्रोजेक्ट बना था इस चीज़ में इसको प्रोवाइड किया गया, बस इतना हम लोग इम्पोर्टेंट है। और जो कुछ ऐसे हैं जो कि इंडिया में प्रोजेक्ट ऐसे कुछ इसमें इन्वॉल्व हैं लाइक इसमें बेसिकली जैसे क्यूमिंग मोंट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट है उस चीज़ को कमिटमेंट को मीट करने के लिए ये इस चीज़ में है, इंडिया ने भी ये अडोप्ट किया है। अब ये देखो ये कोहैबिटेट तो है ये कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड टू सिक्योर द पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो मैंने बताया था कि अभी जो बोन कन्वेंशन है ये बेसिकली फॉर माइग्रेटरी बर्ड के लिए है, तो इस तरह से जो है इस चीज़ में ये कोहैबिट है, इसी से रिलेटेड ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड दिस जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द UNDP एंड अलॉन्ग विद द यूनाइटेड मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो ये MoEFCC के थ्रू ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका ये एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है। नाउ 30th एनिवर्सरी ऑफ UNCCD, बस यही है, जब आता है कुछ 50th एनिवर्सरी तो ये न्यूज़ में हो जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कब लाएगा तो रियो कन्वेंशन के अंदर के अंदर ये लाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर का एक जैसे 3 इसके ग्लोबल एग्रीमेंट है तो उसी से ये जाना जाता है। देन जैसे कि इसमें आपको देखने को बोला UNFCCC CBD जो है ये इसमें इंक्लूड होता है, और UNFCCC CBD एंड UNCCD ये रियो कन्वेंशन 1982 के अंदर ही डेवलप किया गया था, तो यहाँ से ये देख सकते हो। ये बेसिकली ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सोली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि लिंक करता है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर के, इसमें 196 कंट्रीज़ हैं, तो ये थोड़ा सा समझ सकते हो। नाउ बस इतना है। कुछ कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं लाइक इशू ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, ये बस इतना है, किस तरह से 40% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया जो है वो डिग्रेड हुआ है, इससे अफेक्टेड हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। लाइक इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशली तो 32% जो है इसका जो लैंड है ये डिग्रेडेशन में गया है, एंड 25% जो है ये डेजर्टिफिकेशन में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली जो है ये किस तरह से इमिशंस को रिड्यूस करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को लेकर के, इस चीज़ को बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है और स्टैटिक पार्ट भी है। देन सो व्हेन यू रीड शंकर IAS फॉर बेसिक इन्वायरमेंट सेक्शन, तो इस चीज़ में जो है वहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है, शंकर IAS। नाउ सी इम्पैक्ट ऑफ HCFC, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है ये लाइक अर्थ एनर्जी बैलेंस करने में ये भी थोड़ा सा दिक्कत, तो यहाँ से ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैटिक पार्ट है, यहाँ से देख लेना सारा का सारा, ठीक है, बस ठीक है। नाउ अंटार्कटिका ट्रीटी ये भी हमेशा से न्यूज़ में ही रहता है, अभी स्टैटिक पार्ट के ही अंदर आता है, तो इसका 46 जो है ट्रीटी यहाँ पे देखने को मिला, एंड 26 कमिटमेंट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये कंक्लूड किया गया, इसका आंसर ये न्यूज़ में रहा है। एंड जो बेसिकली ये जो है ये होस्ट किया गया था बाय द नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड द ओशियन रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस कारण से ये थोड़ा सा हो जाता है अंटार्कटिक ट्रीटी। एंड द सेफ एडवाइस दी TMC ये यही है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन किस तरह से अंटार्कटिका को लेकर के करना है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
और एक मिनट, ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी का बात करते हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी तो ये इसका जो है ये साइन हुआ था 1959 में, और इसमें 12 कंट्रीज इंक्लूड थे, ठीक है, जो कि फोर्स में है 1961 से। एंड देन 57 आउट ऑफ दिस जो कि 29 जो है ये कंसल्टेटिव पार्टनर्स लाइक है, ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंसल्टेटिव पार्टीज के टाइप से ही है, ठीक है, और ये 1983 से ही इसका पार्टी रहा है। और एप्लीकेबिलिटी का बात करते हैं तो एरिया जो है ये साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड से ये अप्लाई होता है। बस इसमें और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे देख लो इंडिया के कंसेप्ट से किस तरह से। तो इंडिया जो है ये फर्स्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जो है ये देखने को मिलता है दक्षिण गंगोत्री, ये हाँ दक्षिण गंगोत्री। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड इंडिया करेंटली अगर बात करते हैं तो अभी ऑपरेट कर रहा है लाइक मैत्री, ठीक है, ये 1989 से, ठीक है, एंड भारती 2012 से। तो ये थोड़ा सा समझ लेना। बाकी कुछ कुछ ऐसी है जो कि बेसिक है। एंड नाउ कलेक्टिव इंटेलिजेंस इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो रिसेंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो अनटैप्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ किया गया बाय द यूएनडीपी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो यूएनडीपी के थ्रू। तो ये थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है क्योंकि ये यहाँ से पूछा जाता है। एंड नाउ कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस इनिशिएटिव्स के बारे में। तो ये इन्हांस करता है कैपेसिटी और ये क्रिएट करता है वैसे लोगों को एक साथ में ला करके, जो कि हेल्प करता है टेक्नोलॉजी को मोबिलाइज करने में, ठीक है, फॉर द वाइडर इंफॉर्मेशन एंड एक इंसाइट्स और अपने आइडियाज़ को प्रोवाइड किया जाता है इस बीच में, ठीक है। और इसमें बेसिकली यूज करना है जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्राउड सोर्सिंग एंड रिमोट सेंसिंग, जो कि क्लाइमेट चेंज और उसको पोवर्टी को किस तरह से टैकल करना है। तो इसमें बेसिकली लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट लार्ज अमाउंट पे देखने को मिलता है। तो ये यहाँ से बाकी बेसिक है, थोड़ा सा ये समझ लेना। नाउ सी नेक्स्ट है कि यूनेस्को रिलीज स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे रिपोर्ट जनरली पूछा जाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो यूनेस्को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ स्ट्रक्चर अराउंड जो यूएन डिकेड है ये ओशियन साइंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस बीच में बोला गया है 2021 से 2023 तक, ये यूएन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टारगेट कितना है। नाउ ये इनसाइट्स ऑफर करता है फॉर द ओशन रिलेटेड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जो कि करेंट और फ्यूचर स्टेट ऑफ ओशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है उस चीज़ को लेकर के। ये वार्मिंग का बात करते हैं तो ओशियन जो है ये एक वार्मिंग जो है अब एक दुगने रेट से हो रहा है, लाइक जो भी पहले से 20 ईयर हो था उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो ये ट्वाइस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है इसका वार्मिंग। बाकी बस वही है कि ओशन टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज़ किया गया है, इंक्रीज़ हो गया ऑन एन एवरेज 1.45 से, ठीक है, जो कि बहुत तेज़ी से हो रहा है, लाइक मेडिटेरेनियन, ट्रॉपिकल अटलांटिक, ये जो है ओशियन, और ये जो है ये हॉट स्पॉट के अंदर में आते हैं। यहाँ पे देखने को मिला है 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और राइजिंग सी लेवल का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है एक्सेलरेटेड आइस मास लॉस के कारण जो है ये तेज़ी से हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है आइस मेल्ट करता है तो बाकी ठीक है, एसिडिफिकेशन भी तेज़ी से हो रहा है, डीऑक्सीजनेशन भी तेज़ी से देखने को मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी ठीक है, ये कार्बन प्राइसिंग का देख लो। कार्बन प्राइसिंग जो है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग जो है ये 2024 रिपोर्ट जो कि रिलीज़ किया गया वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कौन रिलीज़ करता है, तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट जो है इसमें हाँ, कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू जो है ये 2023 में ये एग्जिट कर दिया गया, लाइक 100 बिलियन तक हो गया, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। और अभी देखा जाए तो 75 ग्लोबल जो ये कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक ये ऑपरेशन में भी है। एंड 24 जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है ये भी, जैसे एग्जाम्पल है ब्राज़ील, इंडिया एंड टर्की जो है ये अपना एक नोटेबल प्रोग्रेस इसमें एक इम्प्लीमेंट किए हैं सीपी को लेकर के। नाउ चाइना, इंडिया जो है ये लार्जेस्ट होस्ट कंट्रीज जो है ये इसको लेकर के, जो कि एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द कार्बन क्रेडिट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो ठीक है, बाकी इधर कुछ ज़्यादा है रेस्ट इन नोट्स। एंड अगेन है ये वाटर क्रेडिट ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड पैकेज्ड वाटर मेकर जैसे बिस्लरीज प्रोपोज वाटर क्रेडिट एक इनटू कार्बन क्रेडिट, जैसे किस तरह से भी कार्बन क्रेडिट और वाटर क्रेडिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पैकेज्ड वाटर देखने को मिलता है, पैकेज्ड वाटर जो कि बिस्लरी के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, तो ये वाटर क्रेडिट को लेकर के ये बात रखा, ठीक है। तो बिस्लरी जो है ये अपना ये पार्टनर किया है लाइक टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़, ठीक है, जो कि कंडक्ट करके स्टडी और अपना एक फाइंडिंग शेयर करेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि जो है ये एक वाटर क्रेडिट के फ्रेमवर्क को लेकर के इसमें एक अपना सुझाव देंगे और आइडिया लाएंगे। ये टेरी और ये बिस्लरी के थ्रू दोनों बीच में एक पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है। और ये जल्दी रिपोर्ट इस बीच में दिया जाएगा। देखो वाटर क्रेडिट होता है क्या, जस्ट लाइक
कार्बन क्रेडिट आपको कितना वो इस वाटर को सेव कर सकते हो, ठीक है, तो बेसिकली इसमें दिया जाता है। तो मार्क बेस मैकेनिज्म इसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है, लाइक कार्बन क्रेडिट, कि अगर आप थोड़ा सा कम रिलीज़ किए हो तो आप किसी बेच सकते हो अपने उस मार्केट में, क्योंकि आप फाइनली यू हेल्प इन एक बोल सकते हैं क्लाइमेट कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है इन्वायरमेंट को भी और दूसरे लोग को भी। तो इस तरह से यहाँ से बस बेसिक है ये नासा मिशंस फ्री फायर, ठीक है। तो नासा लॉन्च किया है स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट टू मेजर हीट लॉस्ट फ्रॉम द अर्थ पोल्स, ठीक है। अर्थ पोल से किस तरह से हीट लॉस हो रहा है उस चीज़ को मेजर करने के लिए नासा ने अभी लॉन्च किया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नासा ने लॉन्च किया वन ऑफ द 2 क्लाइमेट सैटेलाइट, ठीक है, लाइक फ्री फायर, ठीक है, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ्री फायर जो है ये कंसिस्ट करता है जैसे 2 ठे शू बॉक्स साइज का जो क्यूब सैटेलाइट और क्यूब सैट, ठीक। और ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में कि किस तरह से हीट बजट जो हम लोग जियोग्राफी के पढ़ते हैं बेसिक में, उस चीज़ को यहाँ से ध्यान रखना है, जो कि बैलेंस करता है कि किस तरह से एक आ रहा है और एक सन से और किस तरह से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये बस बेसिक यहाँ से हो जाता है। लाइक ये तो एनसीईआरटी का फिगर है, आप देख सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 ये रिलीज़ किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, ठीक है, यूएन के थ्रू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ये रिलीज़ करता है, ठीक है। तो यही है इसमें, ये 2016 से रिलीज़ हो रहा है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा खासा इंपोर्टेंट नहीं है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में, और ये वर्क करता है अंडर द यूएन सेक्रेटरी जनरल, जो कि प्रमोट करता है एक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करना, पेरिस एग्रीमेंट में कुछ टारगेट रखे गए हैं उसको प्रमोट करना, एजुकेशन रिसर्च पॉलिसी, ये सारी चीज़ के अंदर में आता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये 16% ऑफ द एसडीजीज जो टारगेट है वो एक ट्रैक पे है, ठीक है, और उसको 2030 तक मीट करना है, ये भी इसमें रखा गया है। लाइक कुछ ऐसे टारगेट हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो ये जीरो हंगर के अंदर आता है, 11 सस्टेनेबल सिटीज कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिटीज़ के अंदर आता है, 14 जो है लाइफ वेल वाटर, ठीक है, 15 लाइक लाइफ ऑन लैंड। तो ये तो बेसिक सा चीज़ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ जैसे न्यू इंडेक्स ऑफ सपोर्ट टू यूएन बेस मल्टी लेटरलिज्म, तो ये जो यूएनएमआई है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर में आता है। नाउ अगेन यूनेस्को ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, तो ये लॉन्च किया है दो ठे न्यू टूल, लाइक न्यू ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस एंड द न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो कि अंडर ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एजुकेशन क्लाइमेट चेंज, तो ये इस तरह से है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोपियन यूनियन नेचर रिस्टोरेशन प्लान, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो। ये जो है ये अप्रूव किया है यूरोपियन यूनियन ने, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये पहला ऐसा है देखने को मिल रहा है, जो कि ये बेसिकली तो ये जो है यूरोपियन यूनियन का एक ग्रीन डील है, ठीक है, जो कि एक इनका एम है बेसिकली फॉर द नेट जीरो एमिशन ग्रीन हाउस गैस को 2050 तक किस तरह से इसको डील करना है। तो हर कंट्री का अलग अलग अपना एक टारगेट रखा हुआ है, तो इस चीज़ को मीट करने के लिए 50 ईयर ऑफ द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरह से ये रहा है। इंडिया जो है लॉन्च करता है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये पहला किया गया था उड़ीसा भितरकनिका नेशनल पार्क में, ये 1975 से ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो क्रोकोडाइल जो है ये लार्जेस्ट सर्वाइवल स्पीसीज है, ये क्योंकि ऐसा पूछा जाता है करंट साइंस एंड टेक पॉइंट व्यू से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्रोकोडाइल ये वर्टिब्रेट क्लास के अंदर आता है। इसका हैबिटेट का बात करते हैं तो ये साल्ट वाटर स्पीसीज है क्रोकोडाइल, ये फ्रेश वाटर में भी रहता है मेनली, और लेक रिवर में देखने को मिलता है। इसका बिहेवियर का बात करते हैं तो नॉक्टर्नल एनिमल है ये, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है बिहेवियर के एनिमल से, एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन बनता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में जगता है, एंड आर बस यही है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है ये पोइकिलोथर्मिक बोला जाता है, जो कि अपने बॉडी को एक टेम्परेचर को लिमिटेड डिग्री तक मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड ये जो है ये 3 मेन स्पीसीज के इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि लिस्ट में अभी हम लोग देखेंगे। एंड मेजर थ्रेट जो बेसिकली है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इनका जो जगह है इनका हैबिटेट उसको थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन के कारण एक प्रिडेशन के कारण है, ठीक है, इलीगल इसका पोचिंग हो रहा है, ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन के कारण सैंड माइनिंग भी देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से इनका एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण इनका फाइनली जो है पॉपुलेशन कम देखने को मिल रहा है। नाउ सी ऐसे 3 अभी हम लोगों ने देखा जो कि इंडिया में देखने को मिलता है क्रोकोडाइल, तो इसमें भी है मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे स्टीरियन और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, जो कि इसका मेन बेसिकली ये लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है जो कि अर्थ पे देखने को मिलता है। और
ये इसका ये लिस्ट कंसर्न में आता है, ठीक है, और ये शेड्यूल 1 में, ठीक है, एंड ये वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर है, अपेंडिक्स 1 में। ना ये जो हैबिटेट है ये 3 लोकेशन में ही पाया जाता है, जो कि भितरकनिका है, सुंदरबन एंड अंडमान एंड निकोबार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जब इसका मूड करेगा यूपीएससी का तो पूछ देगा। एंड ये है मगर और माछ, ठीक है, जिसको हम लोग मगर बोलते हैं, क्रोकोडाइल ये भी है। ये ब्रॉड स्नॉट देखने को मिलता है, इसका आगे जो नुकीला कुछ रहता है, ठीक है, एंड ये होल बना करके अपना ज़मीन के अंदर देखने को मिलता है अपने, ठीक है। ये वल्नरेबल इसका है IUCN लिस्ट में, और ये प्रेजेंट अभी 15 स्टेट्स में देखने को मिलता है, और मोस्टली जो गंगा के रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये घड़ियाल, घड़ियाल आपको पता है, ये जो घड़ियाल जो है ये थोड़ा सा इसका एक नॉब देखने को मिलता है, बल्बोस नॉब, ठीक है, जो कि एंड ऑफ द लॉन्ग, ठीक है। ये जो है ना, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं स्नोट का, सॉरी, ये जो मगर का, उसी तरह से इसका जो ये देखने को मिलता है, ठीक है, एक नैरो स्नोट आगे देखने को मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका अगर है, ये इसका जो प्राइमरी ये मछली को खाता है, एंड ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर में आता है, और अपेंडिक्स 1 में है। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका रीज़न पूछ लिया जाता है, और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। ये फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, इसका, और ये चंबल वाले रीजन में गिरुआ, ठीक है, घाघरा, सोन एंड गंडक, वही बेसिकली जो MP के रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम लोग ये देखें, अब देखो माइक्रो एल्गी, ठीक है, माइक्रो एल्गी क्या है ये थोड़ा सा देख लो। CSIR IICT जो है ये साइंटिस्ट ने हाईलाइट किया कि कितना इसका पोटेंशियल है माइक्रो एल्गी का, ठीक है, कि ये जो है ये प्रोटीन सप्लीमेंट रहता है, और बहुत सारे ऐसे टैबलेट भी देखते हो मार्केट में कि माइक्रो एल्गी का आता है। तो इसका इसका जो है ये डाइवर्स इसका ग्रुप है, जैसे सिंगल सेल फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म जो है ये, और ये आता है बेसिकली यू कैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा कि ये माइक्रो एल्गी है क्या केवल यूकैरियोट्स है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऐसा इसका ये फिगर है माइक्रो एल्गी का, एंड ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसका न्यूट्रिएशन रिच रहता है, न्यूट्रिएंट्स रिच रहता है, कार्बन साइकिल ये मेंटेन करके रखता है। फूड चेन में है, जैसे ये बेसिकली फॉर द फाइटोप्लैंक्टन एंड फॉर द, ये फूड चेन एक फॉर्म करते हैं, ठीक है, माइक्रोएल्गी। तो फाइनली बेनिफिट एक बायोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर को बना करके रखते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रखते हैं, ठीक है। आइब्रियन लिंक्स, ठीक है, ये लिंक्स पार्डिनस ये क्या है, तो ये देख लो हम लोग। ये IUCN के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो कंजर्वेशन स्टेटस जो है ये ऑफ आइब्रियन लिंक्स ये इंप्रूव हुआ है फॉर द इंडेंजर टू ये वल्नरेबल, ये स्पीसीज है, ठीक है, बेसिकली, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका पॉपुलेशन ये बढ़ा है क्योंकि फाइनली इसका कंजर्वेशन अच्छे से हो रहा है। तो ये मीडियम साइज का वाइल्ड कैट स्पीसीज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड ये नेटिव है आइबेरियन में, आइबेरियन पेनिनसुला में, ये साउथ वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलता है। इसी के नाम पे ये रखा गया है, और ये जैसे पुर्तगाल और स्पेन जैसे रीजन में पाया जाता है। अपीयरेंसेस का बात करते हैं तो इसका ये जो है वेट जो है अबाउट हाफ एज मच एज यूरेशियन स्पीसीज। तो यूरेशियन स्पीसीज कुछ ऐसे उससे आधा ये देखने को मिलता है। इसके लॉन्ग लेग रहते हैं, शॉर्ट टेल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से अपीयरेंसेस देखने को मिलता है। थ्रेड का बात करते हैं तो बस वही फूड बेस्ड और पोचिंग और ये एंड ऑल से इसके कारण से देखने को मिलता है। अब देखो तो पेंच टाइगर रिजर्व ये एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ये अर्ली डिटेक्शन जो है ये फॉरेस्ट फायर को के लिए ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये पेंच टाइगर रिजर्व में। तो इस कारण से ये न्यूज़ में रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखो कितना यूजेस है, और इस तरह से टाइगर रिजर्व में भी ये किया जा रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लो तो ये जो लोकेशन है ये स्प्रेड है बेसिकली महाराष्ट्र के रीजन में और मध्य प्रदेश तक, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ये बेसिकली ये नेशनल पार्क के अंदर आता है, ये 1975 में, और ये टाइगर रिजर्व बनाया गया 1992 में। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें इस तरह से ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस इस तरह के पाए जाते हैं। फ्लोरा फाउना भी देख सकते हो, महुआ, व्हाइट कुल्लू, ये क्योंकि ये बेसिकली ना ये इस तरह से साझा, ये देखो कहीं ना कहीं ये रिलेट किया जाता है कि किस तरह के कौन से डिसिडियस फॉरेस्ट में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे पूछा जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब देखो भुवन पंचायत एंड NDEM, ठीक है, 5.0 ये क्या है। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये लॉन्च करते हैं 2Geo पोर्टल। लाइक फर्स्ट जो है ये भुवन पंचायत 4.0 एंड द नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट के 5.0। तो नेशनल लेवल ये जो स्पेशल डेटाबेस है जो कि 2 पोर्टल इसमें है, जो ये लॉन्च किया गया बेसिकली बाय द इसरो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं भुवन पंचायत 4.0, क्योंकि ऐसे ऐसे जो डेटा है, ऐसे ऐसे जो ऐप आते हैं, ऐसे ऐसे जो स्कीम्स रहते हैं, ऐसे पूछा जाता है। तो ये क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये ऑनलाइन जियो स्पेशल डेटा है जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जियो स्पेशल डेटा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये इंटीग्रेट करेगा और यूज़ करेगा, ठीक है, यूज स्पेस
बेसिकली फॉर द इंफॉर्मेशन इन गवर्नेंस एंड रिसर्च इनिशिएटिव्स, क्योंकि इसका फ़ायदा ही है, जैसे अब ये हेल्प करेगा स्पेशल प्लानिंग फॉर ग्राम पंचायत लेवल, ये इस तरह से, और डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, और इस पर रिसर्च करके फाइनली डेटा प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो भी ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाए जाएंगे, प्लानिंग किए जाएंगे ग्राम पंचायत लेवल पे, ये फाइनली उसको मीट करेगा। अब NDM 5.0 का बात करते हैं, तो ये प्रोवाइड करता है कंप्रहेंसिव जियो स्पेशल डेटाबेस को, जो कि ये पूरे कंट्री में ये रहेगा फॉर दी सिचुएशनल असेसमेंट, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग जो डिजास्टर के टाइम पे और इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है, उस चीज़ में ये हेल्प करेगा, तो इसका ये बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कोड कर सकते हो। अब देखो हीट डोम, ये क्या है? हीट डोम बेसिकली ना, मैं यहाँ पे ओवरऑल बता रहा हूँ, जैसे कहीं कहीं ये कुछ एरिया रहता है, तो इस तरह का एक डोम बना देता है ये रीजन में, और वो फाइनली फाइनली ये बहुत जो यहाँ के सिविलियंस हैं, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखने को मिला USA में, जनरली उस रीजन में देखने को मिलता है, ये पहले भी हाईलाइटर रहा है। तो वेदर फिनोमेना के कारण जो होता है, ये एक हाई प्रेशर जो होता है यहाँ पे एक किसी पार्टिकुलर रीजन में रुक जाता है, ठीक है, उस एटमोसफेयर में, और इस तरह से बना देता है, लाइक जस्ट, ठीक। और ये जो हॉट एयर रहता है, ये इस बीच में ये ट्रैप कर जाता है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो नाउ फाइनली ये एंड होता है इसका, और हम लोगों ने ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट देख लिया जून का। एंड आप इस चैनल पर न्यू है, इसको सब्सक्राइब कर लें, एंड आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।